बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। अच्छा, सुबह को खुशगवार करने के लिए एक एक्टिविटी आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अब सब लोग मेरे साथ मतलब कुछ लोग अग्री भी करेंगे, बहुत से लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन सुबह के वक्त कुछ चहलकदमी कर लेना, वॉक कर लेना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। और मैं हमेशा आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ, और ऑब्वियसली हमारे शो पे इतने फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, हर बंदा एक ही बात कहता है कि जी अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट रखें, एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई चीज़ करें। जैसे कि मेरे हस्बैंड आज सुबह कह रहे थे कि भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप मूविंग। मैं असल में अपने हर रोज़ सुबह जैसे आपके साथ शेयर किया कि वॉक पे जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। हम वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं, साथ में हम अपने डॉग्स को भी वॉक पे ले जाते हैं। दो काम एक साथ हो जाते हैं। उनको वॉक तो करानी ही होती है, तो खुद करा लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सुबह चारों डॉग्स को पहले 2 को लेके जाते हैं, फिर 2 को लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारी वॉक जो है कोई 3 माइल्स की, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह देखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़रूर प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने ये लास्ट ईयर शुरू की एक्टिविटी, होता था प्रॉब्लम, सुबह उठने में मुश्किल होती थी। कुछ ऑब्वियसली इंसान फजर के लिए उठता, नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद बंदा कहता है कि सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर बच्चों को उठाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि भाई अगर मैं टाइम से रात को सो जाऊँ, जैसे कि 10 या 10:30 तक मैं अगर सो जाती हूँ, तो सुबह जब इंसान फजर पे जागता है उसके बाद इंसान जागा रहे। अगर बहुत इंसान थका हुआ फील कर रहा है तो दिन में आधा पौना घंटा बंदा थोड़ी देर नैप ले ले, जिसको हम सिएस्ता भी कहते हैं कभी कभी, तो आप छोटा सा नैप ले ले। होता ये है कि व्यूअर्स, हम पूरा दिन इतने मसरूफ़ रहते हैं, इतनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि वक्त नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए। और हम लोगों का काम भी, बहुत से लोगों का ऐसा होता है जो बैठ के या मैक्सिमम आपने खड़े होना है। देखिए, भाग दौड़ वाला काम तो बड़े कम लोगों का होता है। हाँ, जो होम मेकर्स होती हैं उनकी तो सारा दिन जो है वो एक्सरसाइज चल रही होती है। कभी सफाई, कभी डस्टिंग, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, हज़ार चीज़ें होती हैं करने को घर के अंदर। तो बच्चों के पीछे पीछे भागना, तो इंसान का वेट और बॉडी जो है वो फिर भी बैलेंस में रहती है। उसके बावजूद फिर भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक रेगुलर एक्सरसाइज से आपको रिजल्ट मिलता है वो 5 मिनट भाग दौड़, फिर बैठ गए, फिर 10 मिनट के लिए ये किया, फिर बैठ गए, उससे नहीं मिलता। सो अगर मॉर्निंग वॉक आप ज़िंदगी में स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स, मूड भी अच्छा हो जाता है, इंसान का जहन फ्रेश हो जाता है, नफसियाती तौर पे ये एक बहुत ही अच्छा अमल है। उसके अलावा एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो अगर आप देखें तो इंसान जब उठता है तो थोड़ा सा वो जो होता है ना कि अपने आप को रीअलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस वॉक में ये चीज़ भी हो जाती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है और फिर इंसान एक्टिव हो जाता है। और उसके जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं वो तो हम हज़ार दफ़ा अपने प्रोग्राम में मॉर्निंग एट होम में आपके साथ हैं। जब शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन होता था तो ये चीज़ हम बार बार डिस्कस करते हैं। बिकॉज मॉर्निंग शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर सिर्फ शो पे बैठ के इधर उधर की बातें ही करनी है तो देन व्हाट्स द पॉइंट। एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको नफसियाती तौर पे भी बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्या कर सकते हैं। अगर परेशान बैठे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए हम डिस्कशंस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम मॉर्निंग एट होम की अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि हमने अच्छी और मयारी प्रोग्रामिंग आप तक पहुंचानी है। सो व्यूअर्स, इसी वजह से आज के दिन सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाएं। अब जिम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सर्दियों में जिम जाने की मुझे इसलिए लॉजिक नहीं समझ आती क्योंकि मौसम इतना अच्छा और ठंडा होता है कि आप एक्सरसाइज वगैरह करें, भाग दौड़ करें, आउटडोर की जो एक फ़ील होती है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। जिम में ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करना वो वाली फ़ील नहीं आती। बट ऑफ कोर्स मैं हफ्ते में 3 दफ़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ, उसके अलावा वॉक भी करती हूँ। एंड आई नो इम्पॉसिबल है कि बंदा 7 डेज़ ऑफ द वीक हर रोज़ वॉक कर सके, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वॉक करूँ। कभी कोई दिन स्किप हो जाता है तो वो 6 दिन की एक्सरसाइज हो जाती है या 5 दिन की एक्सरसाइज हो जाती है, तो गुजारा निकल जाता है। जब एक दफ़ा इंसान को आदत पड़ जाए ना सुबह एक्सरसाइज करने की, तो व्यूअर्स दिन ही नहीं शुरू हो पाता आपका सही तरीके से विदाउट दैट। सो प्लीज़ थोड़ा सा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बाहर निकलें, थोड़ी सी फ्रेशनेस की तरफ जाएं। एंड ये बात मैं सिर्फ उन लोगों को नहीं कह रही जिनका वेट ज़्यादा है।
देखिए मेरा वेट अल्लाह का शुक्र है एक सर्टन लेवल पे अब मेंटेन्ड है पिछले 6-8 महीने से, क्योंकि मैंने जब वेट रिड्यूस कर लिया नूर के बाद तो फिर मैंने उसको मेंटेन करने की कोशिश की। तो उस तरह से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करूं, बट लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि एक्सरसाइज हम सब की ज़रूरत है। चाहे आप बहुत स्किनी हैं, चाहे आप हेवियर साइड पे हैं, चाहे आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, ये आपके ऑर्गन्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आपके दिल के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आपके गुर्दों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आपके जिगर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का फैटी लिवर आ रहा है, हार्ट दिल के अमराज आ रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत जल्दी लोगों को हो जाती है, क्योंकि एक तो हमारी खुराक हेल्दी नहीं होती, उसके साथ साथ हम हिलते भी नहीं हैं। तो देखें हरकत में बरकत है, एक्सरसाइज करें, फिट रहें। और आज मुझे आप सारे जो सोच रहे हैं कि यार कुछ करना है, प्रॉमिस करें। देखिए मैं कहीं किसी जिम विम किसी ऐसी जगह नहीं जाती, घर के बाहर ही वॉक करती हूँ। सो आप भी अपने घर के बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें, एक्टिव हों, एक पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ जाएं। सो आज की रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशन और थॉट यही थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। किचन में आ गए हैं प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा के पास। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। एक्सरसाइज करती हो? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। टीवी पहले लास्ट ईयर में बहुत करती थी, अब लेकिन वॉक वगैरह करती हूँ। करती हो ना? हाँ वॉक करती हूँ, वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ। क्यों करती हो? आप यंग हो, आप फिट हो, आपको ज़रूरत, वो लोग कहते हैं ना कि ज़रूरत नहीं है होती ना, क्योंकि जब बंदा स्लिम होता है तो लोग कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, फिर क्यों करती हो एक्सरसाइज? इज नॉट ऑल अबाउट के वेट लॉस वगैरह, इट्स अबाउट फिटनेस। आपका स्टैमिना बिल्ड होता है, तो आपका अपना स्टैमिना भी बिल्ड होना चाहिए और खुद को फिट भी रखना चाहिए। सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं होता कि एक्सरसाइज करने से वेट लूज़ होता है या मैं बहुत पतला हूँ तो मैं क्यों एक्सरसाइज करूँ। नहीं, आपका स्टैमिना बिल्ड होता है, आप फिट रहते हो। और देखो मैं वॉक की पता है क्यों बात करती हूँ हमेशा, कि वॉक कर लें, साथ साथ रनिंग कर लें, और घर आके जब वापस आ जाते हैं वॉक से तो 5-10 मिनट की एब्स की एक्सरसाइज एक दिन कर ली, एक दिन लेग्स की कर ली। हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है, ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मतलब मकसद ही ये है कि लोग किसी किस्म की मूवमेंट की तरफ जाएं, बिकॉज इट हेल्प्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज। बिल्कुल। और ये इस कॉन्सेप्ट से हमें व्यूअर्स बाहर निकलना है कि सिर्फ वज़न कम करने के लिए करना है। आपका स्टैमिना बिल्ड होता है, जहनी तौर पे आप जहनी तौर पे फिट हो जाते हैं। आपको पता है 90% लोग जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, डॉक्टर्स उनको क्या रेकमेंड करते हैं? साइकाइट्रिस्ट दवाई से पहले आपको ये कहता है कि जी आप एक्सरसाइज करें, अपनी नींद पूरी करनी शुरू करें, ये करें, ये करें, ये करें। उसके बाद कहीं आपको जाके दवाई देते हैं अगर उन चीज़ों से फ़र्क ना पड़े। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी होती है, ब्लड सन प्रेशर रेज के सारा। लिए। और देखो मौसम इतना अच्छा है आजकल। बिल्कुल। आई नो कि सर्दी है, और बहुत से लोग कहेंगे कि यार सर्दी है, गर्मियों में कहते हैं गर्मी बहुत है, सर्दियों में कहती है सर्दी बहुत है, तो फिर कब निकलेंगे बाहर? सिर्फ पहले 5 मिनट फील होगा, जब आप वार्म अप होंगे ना फिर आपको खुद मजा आएगा करने का। बिल्कुल। और आप ग्लव्स पहन के, अपनी को ऊपर से हुडी पहन के, अपने सर को कवर करके निकलें, थोड़ी देर में ही इंसान का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस में आ जाता है। ऐसे ही है। और बाय द वे ठंड आपके लिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है। आपने देखा है आजकल 90% ऑनलाइन जो हम ट्रीटमेंट्स वगैरह देखते हैं उसमें वो कहते हैं आइसिंग करनी है या आइस पैक लगाना है। ठंड आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। सो बाहर निकलें, खुश रहें, आबाद रहें। क्या बना रहे हैं किचन में आज हम चिकन शवारमा बना रहे हैं। ऑसम। सो उसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैरिनेशन के लिए, वो गोश्त चाहिए हमें आधा किलो, लहसुन 2 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, काले मिर्च आधा चाय का चम्मच, रेड सॉस के लिए धरा मिर्च 4 खाने के चम्मच, पानी 1/4 कप, प्याज 1 अदद, लहसुन 4 जवें, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सिरका 4 खाने के चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच, तहनी सॉस, मायोनीज़ 1 कप, तेल आधा खाने का चम्मच, लीमू का रस 2.5 खाने का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, लहसुन 5 जवें, तिल 2 खाने के चम्मच, काले मिर्च आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 खाने का चम्मच। असेंबलिंग के लिए पेटा ब्रेड्स 6 अदद, खीरे 2 अदद, गाजर 2 अदद, जैतून हस्बे ज़रूरत, रेड सॉस, तहीनी सॉस, ये सारी असेंबल वगैरह करनी है। सो इसका मेथड ये है कि जो चिकन है उसको आपने बिल्कुल बोनलेस लेके उसको छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। क्यूब्स करके उसको आपने गार्लिक के अंदर बनाना है। आपने गार्लिक को पहले सौते करना है, सौते करने के बाद आपने अपना चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करके उसमें आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके अलावा जो स्पाइसेस बताए गए हैं वो ऐड कर लें, और अगर आप चाहें तो स्मोक वगैरह भी उसे कोयले का दे सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। दूसरी तरफ जो हमारी रेड सॉस है, जो स्पाइसी सॉस होती है शवारमे की,
उसमें जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, हरा मिर्च वगैरह और प्याज, लहसुन, ये सारे आपने ब्लेंडर में डालने हैं और इनको ब्लेंड कर लेना है। और जो तहीनी सॉस है, जो वाइट सॉस आती है, वो बहुत मैटर करती है आपके शवारमे के लिए, सारा टेस्ट ही उसी का होता है। सो उसमें आपने तिल, मायोनीस, लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और असेंबलिंग में आपने चिकन ऐड करना है। सबसे पहले तो आपने रेड सॉस, तहीनी सॉस, स्पाइसी सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगानी है कि कितना आपको शवारमा स्पाइसी चाहिए। सो उसके अंदर आपने चिकन वगैरह ऐड करना है। चिकन ऐड करके वेजीज़ में जो आपको पसंद है, लाइक ककम्बर, कैरेट्स और ऑलिव्स, एलपिनोज़ और जो जो आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। पिकल्स भी आप डाल सकते हैं, वो एक पिकल्ड सब्जियां भी बनती हैं, वो भी आप बना सकते हैं। इन्हीं सब्जियों को थोड़ा सा सौते करके भी साइड पे रख सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है किस तरीके से मैं शवरमा मैं प्रेफर करती हूँ। एक तो होता है कि शवरमा आपने बना के सर्व कर दिया, बच्चों के लिए तो ये एक परफेक्ट आइडियल चीज़ रहती है। लेकिन जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने ब्रेड नहीं खानी, तो आप इसी शवरमे का प्लेटर बना सकते हैं। चिकन आपने एक साइड पे की, साथ में आपने पीटा के का पूरा पीस रख दिया कि अगर किसी ने उसको बना के खाना है, सॉसेस की 2 कौलियाँ रख दी और साइड पे आपने वेजिटेबल्स रख दी। बड़ा खूबसूरत सा प्लेटर बनना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक उस तरह की ना प्लेट टाइप प्लेटर भी बना के दिखाना, ताकि व्यूअर्स को समझ आए, क्योंकि शवरमा प्लेटर शवरमे से 3 गुना ज्यादा महंगा दे रहे होते हैं। चीज वही होती है, एक्चुअली उसमें क्वांटिटी ज्यादा लग रही है उनकी, क्योंकि वो सर्विंग कर रहे हैं ना। चीज तो वही होती है ना अल्टीमेटली। सो द फैक्ट इज, आई मीन इफ यू वांट टू सर्व इट लाइक दैट आल्सो, जिस तरह आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपने चिकन रख दिया, आपने दोनों सॉसेस रख दिया, आपने वेजिटेबल्स रख दी, शवरमा पीटे के पीसेस रख दिए और लोग अपनी खुद असेंबलिंग करके ले लें। जिसको जो पसंद है वो कस्टमाइज बना ले। एग्जैक्टली, सो यू कैन डू दैट आल्सो व्यूअर्स। ये उन लोगों के लिए यूजफुल होता है, जैसे बड़े लोग कहते हैं हम टमाटर नहीं खाते, कोई कहता है कि जी हमें खीरे नहीं पसंद। तो जब आपने सारी चीज़ें सेपरेटली रखी हुई होंगी और ये बड़ी ही एक मज़े की लुक देती है। आजकल ये बड़ी इन है ना चीज़ कि सेपरेटली चीज़ें रखती लोगों ने खुद बना ली। बिल्कुल। तो अगर घर में कोई बड़ा डिनर होता है या कुछ, तो ये वाला तरीका भी ट्राई कीजिएगा, जो बना के शवरमे रखेंगे, आपका काम भी आसान हो जाएगा और लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। डन? डन। ओके, सो द रेसिपी इज डन। मैं किधर जा रही हूँ? मैंने तो आपको ब्रेक पे भेजना था। आप लोग ब्रेक पे जाएं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी एक आपको फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पैगाम दिया। अब हम बात करेंगे ज़ुकाम, खांसी शदीद, आजकल बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है और पेरेंट्स खुद ठीक हो ना हो, बच्चों की परेशानी में जो है उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। सो बच्चों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ब्रेक में हम डॉक्टर साहब को तंग कर रहे थे, मैं अपने बच्चों के मसाइल बता रही थी, फिर एक और बंदे ने आके अपने मसाइल बताए। प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स आजकल खांसी, ज़ुकाम, मतलब वायरल कॉफ, फीवर, ये मामलात इतने चल रहे हैं कि हर घर में कोई 1-2 बच्चा बीमार है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे पिछले 2 महीने से बीमार हैं और उनकी वो सेट ही नहीं हो पा रहे। तो डॉक्टर साहब से हम गाइडेंस लेंगे, आपके मेरे हम सब के फेवरेट, हम सब के पीडियाट्रिशियन और दुनिया के सबसे प्यारे और इंसान दोस्त पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर शहजाद हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर एग्जैजरेटेड एनीवे। बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड नहीं, हम आपको कितना तंग करते हैं सारे मिलके, लेकिन वही वाली बात है ना कि डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही। एक वक्त होता था कि पीडियाट्रिशियन के पास आप अपने बच्चे को लेके जाते थे जब कोई प्रॉब्लम होती थी, मतलब और या टीकों के लिए लेके जाते थे। अब किसी पीडियाट्रिशियन के पास अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, मतलब 6-6, 8-8 दिन के बाद मिलती है, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर आया हुआ है, स्पेशली चाइल्ड स्पेशलिस्ट के ऊपर। मसला क्या है डॉक्टर साहब? मतलब 20 साल पहले में और अब में क्या हुआ क्या है ये? देखिए, इसमें अपॉइंटमेंट्स तो खैर वो अपनी जगह मामला है, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब आप अपॉइंटमेंट दे देते हैं। नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन बात ये कि देखिए डॉक्टर साहब, अगर इतना रश भी नहीं होता, और बात ये कि 20-20, 30-30 अगर बच्चों ने आना है एक टाइम पे देखने के लिए, अब देखें ना, हर बच्चा खांस रहा है, हर बच्चे की नाक बह रही है। एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन का, इसे अंडर न्यूट्रिशन नहीं कहते हम, मेल न्यूट्रिशन। एफ्लुएंट लोग, मतमूल लोग, वो भी बच्चे बीमार हैं बिकॉज उनकी ग़िज़ाइयत मुनासिब नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सफाई एक इंतहाई लाजमी अंसर है।
जो बहरहाल उस हद तक नहीं फॉलो हो रहा जितना कि होना चाहिए। तीसरा, हमारी फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत बढ़ गई हुई है। वी आर अनफॉर्चुनेटली सेकंड और फर्स्ट ऑलवेज इन बैड क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओवर पॉपुलेटेड इतने और फिर हमारे इवन जो ज़चगी के मामलात में हमारी ख़वातीन हैं उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं रही कि बचपन से ही, पैदाइश से ही बच्चे को वो इम्पोर्टेंस, वो एडवांटेज मिले जो आगे सारी ज़िंदगी उसके लिए चलता है। याद रखिए, पहले 2 साल में उसकी ग़ज़ाइयत उसकी डेवलपमेंट को डिक्टेट करती है। अच्छी ग़ज़ा मिलेगी, अच्छी नशोनुमा होगी, अच्छी परवरिश होगी, उसी से उसके कद और वज़न का तयन होगा, और 2 साल के बाद जो वो कद अचीव करता है वो आगे सारी ज़िंदगी के लिए एक दूररस असरात और समरात पैदा करता है कि हाँ, इसने यहाँ तक पहुँचना है। तो ये पहले 2 साल इंतहाई कीमती हैं, बल्कि पहला साल सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपके जो मजमूई तौर पे मैक्सिमम आज़ा हैं वो उसमें उस टाइम में मैक्सिमम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। तो वो जो पहला साल है उसमें कोशिश कीजिए कि वालदा जो है कोशिश करे कि वो मदर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको कंसंट्रेट करें। अमूमन 6 महीने तक अगर वो कर लेंगी तो दैट विल बी अ ग्रेट रिलीफ। नहीं कर पाती फिर भी उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जो अप्रोप्रिएट आपको मिलते हैं फार्मूला फीड्स वो मिलें, और बाकी टाइम के ऊपर वीनिंग करें, और खाने के अंदर प्रोटीन वाले खानों का बड़ा लाजमी होना ज़रूरी है। एक आपका ये जो है इसके 4 पोर्शंस हैं, इतना आपका खाना होना चाहिए, और उसमें प्रोटीन्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें फ़ैट्स, उसमें मिनरल्स, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो खाने को आप अपना रखिए। और आप बात करते हैं आज से 50 साल पहले तो ना यहाँ पर फ्रीज़र्स होते थे, ना ही यहाँ पर डीप फ्रीजिंग होती थी। आज भी मैं ये कहता हूँ कि खाना आप ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा बना के खाया करें। डॉक्टर साहब, अब देखें ना, आज आपको पता है हमने क्या एक्टिविटी रखी है, क्योंकि आज हम आपको बुला रहे थे और फिर हमने कुछ हाई अचीवर से भी मुलाकात करानी है आपके बाद। लोग जो मतलब एक बच्चा है जो क्लास 1 में है और माशाल्लाह उसने 26 अवार्ड्स जीते हैं, और मतलब ये एक ब्रिलियंट बच्चा है, उसको ऑनरी डॉक्टरेट्स भी मिले। अब देखें, बच्चों पे मेहनत करनी पड़ती है। अगर बच्चों को पैदा करके दुनिया में बस हमने फेंकना ही था तो माँ के पैरों तले जन्नत क्यों, बाप जन्नत का दरवाज़ा क्यों? अल्टीमेटली बच्चों की नशोनुमा का ख्याल हमने रखना है। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी, आपका तो घर आना जाना है, आप घर आते हैं, आप हमारी फैमिली हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं हमेशा आपको, आपकी इज़्ज़त हमेशा मेरे सर आंखों पे है। लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा है, अब नूर का आप देख रहे हैं, नूर बानो का पिछले 2-3 महीने से ये मसला चल रहा है। आपको पता है कि उसको वार्म भी मैं रखती हूँ, आप हमेशा कहते हैं कि वार्म रखना है, थर्मल तो अंडर पहनना ही पहनना है, ऊपर से एक लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, फिर जैकेट, जैसे आपने मुझे समझाया हुआ है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है लेयर बढ़ाती जाओ। ये भी कर रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स इस वक्त कह रहे होंगे कि भाई खुराक भी आपको पता है बच्ची की अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ सफाई सुथराई का भी आपको पता है मैं कितनी पर्टिकुलर हूँ। तो डॉक्टर साहब फिर भी वो जब बच्चा बीमार होता है तो बंदा फिर इरिटेट तो होता है ना। इस उसमें एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल फैक्टर जो है वो स्कूल जाते हैं, क्लासेस हैं, कैप्टिव हैं, और वहाँ पर अमूमन बच्चे जो हैं वो अपने वायरस से साथ लेके आए होते हैं, यू कांट एस्केप इट। और उसमें अगर पहले गर्मियों में तो आपकी एयर कंडीशनिंग होती है, सर्दियों में भी अगेन एयर कंडीशनिंग होती है। बंद कमरों में उस ज़माने में पहले खुले कमरे होते थे, हवाएं चलती थी, पंखे चल रहे होते थे, इट वॉज मच बेटर एरिएशन, लाइट भी अच्छी थी, हवा भी अच्छी होती थी। सो दैट इज़ वन फैक्टर। और बाकी हर चीज़ फ्रोज़न, हर चीज़ फ्रोज़न, नगेट्स भी हम हर रोज़ आप देखें, मैं जब बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह देखती हूँ, हर बंदे ने बच्चों को या तो नगेट्स दिए हुए हैं या चिप्स, वो चिप्स भी घर के बने हुए नहीं, आलू नहीं। और बात ये कि अगर आप आलू के चिप्स कट करके एयर फ्रायर में कर दें तो वही वाली चीज़ आ जाती है, हेल्दी भी हो जाता है। अच्छा, या चिप्स मिलते हैं या ये मिलते हैं, या फिर कोई चीज़ ऑर्डर कर ली जाती है रात को तो उसको डाल दिया जाता है। अब आज हम सेट पे आपको ऑन एयर व्यूअर्स पिज़्ज़ा बनाने सिखाएंगे। भाई वही हम, ये डॉक्टर साहब ये नहीं कह रहे कि पिज़्ज़े ना खाएं, नगेट्स ना खाएं, ये चीज़ें ना खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन घर पे बना के खाएं ना। हाइजीन इंश्योर करें, क्वालिटी ऑफ फूड इंश्योर करें। और असल में ग़ज़ा जो है उसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आप वाई शुड यू परचेज़ डिज़ीज़। आपका जो है प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड, इन दोनों में जर्म्स होने का चांस है। प्रोसेस्ड फूड्स जो आप ये फास्ट फूड्स खाते हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई हाइजीन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉनिटरिंग हमारी बड़ी पुअर है, और अनफॉर्चुनेटली उनके हेल्थ वर्कर्स जो हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से, दे आर नॉट, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नगेट्स उठा के ले आए, चले उनके हाइजीन का चलो नहीं हुआ इशू, लेकिन
लोग घर लेके आते हैं, फ्रोजन नगेट का डब्बा पड़ा हुआ, पैकेट पड़ा हुआ होता है, उसी प्लास्टिक के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और बहुत से लोग इस वक्त ये बात एडमिट करेंगे कि वो करते हैं, क्योंकि वो फ्रोजन होता है तो उस पूरे के पूरे थैले को उसको माइक्रोवेव में डाल देते हैं। अच्छा, वो प्लास्टिक के अंदर उसको गर्म किया, उसको निकाला, उसमें से 8 नगेट फ्राई किए, फिर उसी डिफ्रॉस्टेड चीज को वापस फ्रीजर में रख दिया। वो बार बार फ्रीज डिफ्रीज हो, डिफ्रॉस्ट हो। आइडियल एनवायरनमेंट फॉर द जर्म्स प्रोडक्शन, यही हो रहा है। और हम क्यों करते हैं ये काम कि यार टाइम बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे। आप एक सेकंड के लिए व्यूअर सोचें कि आपने टाइम और पैसे एक तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेव कर लिए, लेकिन जब आपका बच्चा बार बार बीमार होगा तो उससे कई गुना ज्यादा आप पैसे भी खर्च करेंगे और वक्त भी लगाएंगे बच्चे की तीमारदारी पे। टाइम और पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बड़ी फरावानी है, तो उसकी बचत का तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत की बचत है, वही आपने करनी है। याद रखिए, हर अच्छी चीज़ 2 चीज़ें इंसान से मांगती है, तवज्जो और वक्त, वो आपने देना होता है। और खाने में थोड़ा सा एहतियात और उसकी सिलेक्शन में थोड़ा सा अपना अक्लमंदी और उनकी बैलेंस फूड बड़े ज़रूरी हैं। खाने में हमने बहुत तमंगर नहीं करना, बहुत उनको खिलाना नहीं, बहुत मोटा नहीं करना। हम ओबेसिटी में भी 90 नंबर पे हैं, हम अंडर न्यूट्रिशन में भी 90 नंबर पे हैं इन द वर्ल्ड। मतलब इतना हमारा डायस्पोरा है और बैलेंस, यानी कि बैलेंस्ड है ही नहीं, है सिचुएशन है ही नहीं। उससे आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो आपका स्टाइल आ गया है बाहर के खाने का, दूसरा मोबाइल्स आ गए हैं, they have taken their sleep away, they have taken their normal predictable lifestyle away, and then again parental जो है I think role model और control has relaxed, and मैं अक्सर देखता हूँ कि आप थोड़ा सा आगे चले जाएं तो बच्चों को सुबह आप स्कूल भेजते हैं, शाम को ट्यूशन्स पे भेज देते हैं, और वो लोग भी भेज रहे होते हैं जो कि बड़े लो मिडिल क्लास में से होते हैं। मैं क्यों भेजते हैं? सुबह की क्लास में कितने बच्चे हैं? 25 हैं। मैं कहा शाम की क्लास में उतने ही बच्चे हैं और टीचर भी वही है। मैंने कहा जो सुबह नहीं पढ़ा सकी वो शाम को कहाँ से पढ़ाएगी? बट दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक आसान ज़रिया है बेबी सिटिंग का, और 5 घंटे के लिए उधर बचा दिया। बच्चा जो कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक सूरज नहीं देखता, खेलता नहीं, उसने क्या नशोनुमा पानी। इतनी मेजर आपको पता है डॉक्टर साहब विटामिन डी की डिफिशिएंसी आ रही है, बच्चों में आयरन की कमी आ रही है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि क्लासरूम से ज़्यादा बच्चे ने खेल के मैदान में ज़िंदगी को सीखना है। क्लासरूम तो आपको एक असलूब बताता है, खेल का मैदान आपके लिए एक क्रैश कोर्स है इन एफर्ट, इन टीम वर्किंग, कि आप कैसे करेंगे, आप हार को कैसे लेंगे, आप जीत को कैसे लेंगे। दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेनिंग। बाहर के कई मुल्कों में मैंने देखा है कि वो बच्चे अगर टूरिज्म पे चले जाते हैं और उन्होंने छुट्टी नहीं दी होती, एज लॉन्ग एज यू प्रूव देम कि दे हैव गॉन ऑन सफ़र, तो वो कहते हैं दैट इज़ द बेस्ट लर्निंग, दैट इज़ द बेस्ट एजुकेशन, दे डोंट पेनलाइज दैम। सो ये सारी चीज़ें जो ना, वी हैव टू गो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं अक्सर कहता हूँ आप टीवी उनको देखने दें, वो एक सोशल इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर है जिसमें कि सारे लोग इकट्ठे एक चीज़ तो देख रहे हैं और मॉनिटर्ड कंटेंट है, रादर देन गिविंग देम अ मोबाइल कि ये 4 घंटे के लिए चुप हो जाएगा और उस मोबाइल में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और उसके क्या रेमिफिकेशंस हैं। मोबाइल इज़ एन एंटी सोशल एक्टिविटी। आप उसका सोसाइटी से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं, आप उसको एपैथिक बना देते हैं, वो ला ताल्लुक़ हो जाता है। साथ वाले घर के अंदर आग भी लगी हुई है, उसका मोबाइल उसके पास है तो उसे परवाह नहीं करती, तो आप ह्यूमैनिटी उससे उसकी छीन रहे हैं। एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन कन्वीनियंसेस, फॉर आवर ओन एक्सपीडियंसीज की जनाब हमारे लिए आसानी है, जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चुप रहेगा, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, वी इंडल्ज, और इसमें वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। एंड दिस इज़ अ मॉडर्न डे चैलेंज ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी। बाहर के मुल्कों में मोबाइल्स के ऊपर देर इज़ एन कॉन्शियस एफर्ट बाय इंटेलिजेंसिया कि हमने अब इसके जो हैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑब्लिविएट करना, हमने नहीं करने, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं। और वही चीज़ है ना कि डॉक्टर साहब देखिए, करने को इंसान कुछ भी कर सकता है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, बहुत से लोग प्रिज्यूम करते हैं कि अगर मैं वर्किंग वूमन हूँ तो मुझे खाना नहीं बनाना आता होगा। मैंने अपने अब यूट्यूब चैनल पे फिर चीज़ें वगैरह बनानी शुरू की तो मेरी जो टीम थी वो हंस रही थी, कहते कि आपने अगर 8 से 10 मिनट की वीडियो बनानी है तो आप 8 से 10 मिनट में हांडी रेडी कर देती हैं। ऑब्वियसली सालन वगैरह में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे कि पिछले दिनों लाहौरी फ्राइड फिश बना रही थी, उसको मसाला लगा के रख दिया, उसको फिर मैंने उधर बनाना सिखाया। डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें घर पे बन सकती हैं, ये सब चीज़ें देखिए आप, और इन एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं।
आप बच्चों को अपने साथ, अब कुकिंग एक इतनी फन एक्टिविटी होती है जिसमें मेरा हसन भी बड़ा एंजॉय करता है, हमजा बड़ा एंजॉय करता है 17 साल का। इट इज क्रिएटिविटी। फ्रेंच गोरमे के जो स्पेशलिस्ट थे उनकी डेथ पे नेशनल हॉलिडे हुआ है। इट गिव्स सो मच ऑफ एंजॉयमेंट टू योर लाइफ, सो मच ऑफ हेल्थ टू योर लाइफ। डॉक्टर साहब देखिए, बच्चों के साथ समझ नहीं आती ना लोग के बच्चों के साथ क्या करें, बच्चों के साथ एक्टिविटी क्या करें। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बाहर नहीं निकल सकते, स्मॉग है, ये है, वो है, आप बच्चों के साथ कुकिंग कर सकते हैं, उनसे ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, हजार चीजें हो सकती हैं। स्मॉग की भी परवाह ना करें, आप निकलें बाहर। जो आउटडोर एक्टिविटी का है एडवांटेज है वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने तो बात ही शुरू की है सुबह मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज से। बिल्कुल आप करें, उनको बच्चों को कहा करें कि जनाब फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, एनी गेम दे मस्ट प्ले। वो उस जिंदगी में जब तक इंथुजिज्म नहीं है, शौक नहीं है, आप जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब वेस्ट के अंदर आप देखें कि लोग जब सुबह अपनी एक्सरसाइज के लिए, बहुत सी खवातीन अभी उनका बच्चा होता है, वो 6 माह का उनका बेबी हो जाता है, 4 माह का हो जाता है, वो अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती हैं। वो क्या करती हैं, रनिंग जाती हैं, बच्चे को अपने प्रैम में रखती हैं, अच्छा सॉलिड प्रैम होता है, साथ साथ रनिंग करती हैं, बच्चे को साथ साथ पुश कर रही होती है। व्यूअर्स, वहां पे ये वाली लग्जरीज नहीं है जो हमारे पास है। और हमारी लग्जरीज ने हमें लेजी भी बना दिया है और हमारे बच्चों की सेहत को भी मुतासिर किया। आजकल के माहौल में मैडम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्दी से बचा के रखें। आपके जो मामले हैं उसमें एटलीस्ट 4 लेयर्स इनको पहना दिया करें। अमूमन मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो आ रहे होते हैं, उन्होंने सिर्फ 2 लेयर्स पहनी होती हैं, साथ खांसी है, साथ नज़ला है, साथ जुकाम है। मैंने कहा आप ये देखें, जो हम बनियाने पहनाते हैं ना व्यूअर्स, कॉटन की बनियान से गर्म नहीं रहता बच्चे का की छाती। और बेसिकली अगर आप थर्मल पिलाएं तो वो एक बेहतर चीज़ है। आजकल बच्चे जा रहे हैं सुबह स्कूल, नूरको में नीचे थर्मल टाइट्स और थर्मल नीचे वो पहना के, ऑनलाइन वेरियस डिफरेंट जो ये हैं दुकानें, वहाँ पे बड़े आराम से मिल जाता है। आप 3 ऑर्डर करें, आराम से आपकी पूरी सर्दियाँ निकल आएंगी। हर बच्चे के लिए 3-3 रखें। देखिए व्यूअर्स, बड़ी प्रॉब्लम और ज़्यादा महंगे इलाज और बच्चे की सेहत को ख़राब करने से 1000 गुना बेहतर है कि ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर लें। डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि बच्चों को फिर डाइट में हमें क्या देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात ये कि अगर ज़ुकाम, खांसी, नज़ला ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, किस स्टेज पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और आजकल चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, एंटीबायोटिक रिकमेंड कर दी जाती है, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब की क्या राय है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शहजाद हैदर हमारे साथ हैं। हम बच्चों की सेहत पे बात कर रहे हैं और साथ साथ खुशबुएं आ रही हैं शवरमे की। बेटा हम पे तरस खा लो, अभी भूख लग गई है बड़ी जोर की, जल्दी जल्दी करो ताकि हम लोग भी कुछ खा सके। डॉक्टर साहब शवरमे भी बन रहे हैं सेट पे, मुझे ये बताएं कि अब इस पे भी आप नाराज़ होंगे खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से? घर में बन रहे हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, सब कुछ है इसमें, फैट्स भी हैं, हर चीज़ मौजूद है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पास कोई आते हैं, इवन डायरिया के साथ आते हैं, वो कहते हैं जनाब इनको क्या खिलाएं। मैंने कहा घर पे जो खाना पकता खिला दें, जो इसका दिल चाहता है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, घर का खाना खिला दें। अगर आपने इवन बिरयानी बनाई है वो भी खिला दें, एज लॉन्ग एज ही कैन डाइजेस्ट इट, ही इज़ हैविंग अ हंगर, प्लीज़ गो अहेड। तो मतलब आपने उसकी भूख हड़ताल नहीं करानी कि जनाब हमने सिर्फ दही देने और खिचड़ी देनी है। और घर की हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, खाने में आपने जिक्र किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि 9 महीने तक तो हमें फिर भी एक स्पेशल प्राइस फूड देना पड़ता है। 9 महीने के बाद मैं कहता हूँ बच्चे को जो आपने घर में खाना पक रहा है ऐसा ऐसा उसको उससे एक्लेमेटाइज करें, उसको अपने साथ टेबल पे बिठाएं और उसको ऐसा ऐसा छोटी बुरकी बुरकी देना शुरू करें। उसके अंदर एक तो आपकी जो है ना फैमिली बॉन्डिंग होती है और दूसरा उसकी पैलेट डेवलप होता है, उसके जो टेस्ट बड्स हैं वो सारे राउंडेड फूड को जो है ना चखना शुरू करते हैं और उसके एक बैलेंस फूड इस्टेब्लिश हो जाता है। बिल्कुल। और खाने में अगर उसको अच्छा, आपको हर चीज़ अच्छी लग जाए खाने के लिए, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बिल्कुल। दैट इज़ सो बेसिकली आपने फरमाया कि खाना थोड़ा सा मिर्चों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि 2 चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डालते हैं खाने के अंदर, एक तो तेल और दूसरी मिर्चें। देसी घी, देसी मक्खन, ये चीज़ें ज़्यादा हेल्दी और ऑप्शंस होती हैं। तेल बनाना है तो सरसों के, अगर खाना बनाना है तो सरसों के तेल कोल्हू से निकलवा के फ्रेश इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। देखिए व्यूअर्स, ये असल इन्वेस्टमेंट है। आपने जो देसी घी का जिक्र किया, मैं इस पर स्ट्रेस करूँगा, देसी घी एक बहुत बड़ी नेमत है जोड़ों के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए। इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और इवन जो आपकी जो जिम्स के अंदर आप देखते हैं 5000 6000 की वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड और ये वो सारा कॉन्ड्राइटन सल्फेट है, वो क्या है? वो देसी घी है। बिल्कुल। सारे मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद। तो आपने ये
उनको जो है ना नॉर्मल घर की जो ग़िज़ा है, इसी के साथ हमारे पिछले असलाफ जो हैं वो इतनी अच्छी ज़िंदगियाँ, इतनी सेहतमंद ज़िंदगियाँ और बग़ैर किसी बीमारी के गुजार जाते थे। हम लोगों ने अपने मामले, आपने ये ज़िक्र फरमाया कि हम ये सारे फ्रीज़, आज से 50-60 साल पहले तो कोई फ्रिज नहीं होता था, कोई फ्रीज़र नहीं होता था, नेमत खाना होता था, रोज़ाना का खाना आता था, सुबह बनता था, दोपहर को खाते थे, शाम तक वो खाना जितना भी होता था वो ख़त्म हो जाता था और नेमत खाने में वहाँ पे जाली लगी होती थी, हवा की सारी उसमें चल रही होती थी, कोई मक्खी नहीं आती थी, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट वाज अ लाइफ वाज। और उस ज़माने में ना कोई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती, पैदल चलने का बड़ा रवाज होता था। यानी कि कोई ख़ास आपने डाइट नहीं देनी, बस आपने ये देखना है कि घर की चीज़ हो, हेल्दी चीज़ हो, जो घर में है वही अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चा जब 9 महीने के बाद जब उसकी एक दफ़ा उसको आदत पड़ जाती है चीज़ें खाने की, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी शुरू करें। घर का ही खाना, एक तो ये हम अपनी ज़िंदगी खुद अज़ाब कर लेते हैं, बाहर से जाके जो है डिफरेंट किस्म के खाने जो हैं वो मतलब चीज़ें अलहदा से बन रही हैं कि भाई ये वाली चीज़ मैश मूश मिक्स करके बच्चे को नॉर्मल खुराक की तरफ लेके आएँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो और फिर एक ही खाना सबके लिए बने। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं ये वायरल खांसी, बुखार, ज़ुकाम, कोल्ड, मतलब वेरियस चीज़ों के बारे में ज़रा बताएं। देखिए जी, ब्रोंकियोलाइटिस एक वायरल हमारी चीज़ है, वो जो कि आप ये जितनी भी खांसी रेशा है ना, ये उस कैटेगरी में आता है और इसी से आगे निमोनियाज बिल्टअप होते हैं, वेदर दे आर बैक्टीरियल और वायरल, दिस इज़ द बिगिनिंग पॉइंट। और आगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो बैक्टीरियल निमोनियाज में चले जाते हैं। अमूमन इसमें खांसी, रेशा, डायरिया के साथ शुरू होते हैं और एकदम उसके बाद सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। यही अगर वायरल निमोनिया बन जाए तो उसके अंदर उसकी वीज़ आ जाती है, एक सीटी की आवाज़ सी निकलनी शुरू हो जाती है। और अगर यही बैक्टीरियल निमोनिया बन जाता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, एज इफ़ देयर इज़ अ एयर हंगर, वो अपने सांस के लिए भूखा होता है। तो ये 30 बड़े मामूली से डिफरेंसेस हैं, बाकी देर आर ओवरलैपिंग इनके सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि ये सांस लेने में दिक्कत, आपकी नाक जो है ये भी आपकी एलएनएज़ है, ये फ्लेयर अप करते हैं, आप ग्रंट करते हैं, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे बोलते हुए ना आपको आवाज़ आ रही होती है कि जैसे नाक बंद है, नेज़ल बोल रहे होते हैं। नेज़ल, हाँ, वो क्या होता है? नेज़ल कंजेशन है बेसिकली, और उसके मतलब नेज़ल ट्वैंग तो है, वो तो एक फोनेशन है, कई बच्चों में अमूमन आ जाता है, लेकिन आम तौर पर नेज़ल कंजेशन जो है वो भी इसी कोराइज़ा हम उसे कहते हैं कि मतलब वो नाक बह रही है, नाक बंद है, इसी से ये सारे मामला शुरू होते हैं। फिर कफ़ आ जाती है, कफ़ के साथ फिर आगे उसकी सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, फिर उसी में बुखार आ जाता है और जब वो बुखार आ जाए तो देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स बैक्टीरियल साइड। आपने ये देखना है कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है और उसमें फिर अगर तो देनी है एंटीबायोटिक तो फिर टाइम से दीजिए और फुल टाइम डोज के साथ दीजिए और फुल डोजेज दीजिए। एक डोज होती है और एक डोजेज होती है, आपने 2 दिन दे के छोड़ नहीं देना, 5 दिन देनी है, 5 दिन देनी है। डोज उसके वेट के लिहाज से कैलकुलेट करनी है और उसको प्लीज़ काउंसल करना है कि जनाब ये चीज़ें आपने लाजमी लेनी है और इसकी मेजरमेंट पूरी करके लेनी है। ये नहीं कि एक चम्मच कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, आपने उसे ml तक जो है ना उसको गाइड करना। बिल्कुल, तो ये तो है, लेकिन ये है कि यकीनन मैं मानता हूँ कि ब्लाइंडली जो है एंटीबायोटिक का यूज़ जो है वो बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रखता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, बाद में जाके वो इतने हेल्पफुल नहीं होती और स्पेशली उसका रेजिस्टेंस डेवलप होती है जबकि आप वो मुकम्मल मिकदार में मुकम्मल मुद्दत तक नहीं इस्तेमाल करते। इसी वही वाली बात है ना कि 2 दिन दी, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई, हमने छोड़ दी दवाइयाँ, बल्कि वो 1 दिन देते हैं और उसके बाद समझते हैं ठीक हो गया तो हम छोड़ देते हैं। भाई एंटीबायोटिक को किक इन करने में डॉक्टर साहब 48 आवर्स तो लगते हैं। आपने आज दी तो अगले दिन शाम तक बच्चे की तबीयत सेट होनी शुरू होगी, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर डॉक्टर ने कहा 3 दिन देनी है तो 3 दिन देनी है, 5 दिन कहा है तो 5 दिन देनी है। यही चीज़ हम आपके साथ अक्सर बात करते हैं जब टीबी की बात आती है। अगर खुदा न खास्ता किसी को टीबी हो जाए, 2-3 हफ्ते या जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं आपने ले ली, उसके बाद आपने छोड़ दी। अच्छा, वो ड्रग रेजिस्टेंट फिर टीबी वापस आ जाती है और फिर दवाइयां भी नहीं उस पे काम करती, खत्म ही नहीं हो रही होती। 60 साल पहले ये टीबी वाज लाइक अ कैंसर, अब ये एक इतनी ऐसी दवाई है, एक ऐसी बीमारी है जिसकी का मुकम्मल इलाज मौजूद है निकल आते हैं। और आपने 3 महीने से 6 महीने का रेगुलर इलाज कर लें, इससे ज़्यादा नाशुक्री और बेकदरी क्या होगी कि एक इलाज जो कि सिर्फ दवाइयाँ खाने से मुकम्मल हो सकता है, आप उसको भी मुश्किल बना देते हैं। वही वाली बात और है ना। दूसरी बात, जिसने एंटीबायोटिक ईजाद की थी उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है कि आई एम अफ्रेड इट विल बी अंडर यूज्ड। हम कह रहे हैं ना कि ओवर यूज़ हो रही है, अंडर यूज़ का मतलब ये है कि वो मिस यूज़ में आता है कि जनाब 1 दिन खा ली, 2 दिन खा ली, थोड़े से ठीक हो गए, छोड़ दी, फिर बीमार हुए, फिर
इस साइकिल के अंदर जब आप चलते हैं तो रेजिस्टेंस बिल्टअप करते जाते हैं और ये बहुत आगे नेशनल लेवल पे जाके एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा, बिकॉज अगर आपने एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो यू हैव नो अदर लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये नेक्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो तो आगे जेनेटिक्स और वो तो बहुत दूर की बात है, मेन स्ट्रीम है, वो भी इसमें मार्केट में आनी भी नहीं है और इतनी जल्दी आनी भी नहीं, तो वेयर विल द नॉर्मल पर्सन गो। बिल्कुल। तो ये आपने जुडिशियसली करनी है, बच्चों को अब क्लिनिशियंस ने भी और पेरेंट्स ने। तो डॉक्टर साहब वही वाली बात है ना, जो इंट्रावीनस अब इंजेक्शन देना पड़ता है एंटीबायोटिक का, व्यूअर्स ये अगला स्टेप और लास्ट स्टेज है, उसके बाद और कोई तरीका नहीं है एंटीबायोटिक आपके सिस्टम में डालने का, क्योंकि ओरल काम नहीं करती। हर डॉक्टर पहले आपको ओरल देने की कोशिश करता है। हाँ, अगर कोई बड़ी सीरियस जैसे कि टाइफॉइड बहुत हाई लेवल का हो, जैसे हमजा को जब टाइफॉइड हुआ था तो हमने कोशिश की थी 2 दिन, वो नहीं मैनेज हुआ तो फिर हमने उसको इंट्रावीनस पे डाल दिया। सेवेरिटी ऑफ डिजीज डिक्टेट करती है कि आपका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। आपने इंट्रावीनस देना है, इनहेलेशन देनी है, हॉस्पिटल एडमिशन करना है, घर में करना है, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर से कब रुजू करें, किस स्टेज पे? क्योंकि देखिए नॉर्मल खांसी जुकाम पे अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई निकल जाएगा, नहीं देनी दवाई। जब आप देखें कि उसकी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में कोई सीटी बज रही है, नाक बंद हो रहा है, वो फीड लेना छोड़ गया है, वो इरिटेबल हो गया है, बुखार हो गया है, ही इज़ नॉट इन हिज एलिमेंट्स, प्लीज़ डोंट डिले इट। उसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, आपकी ब्रोंकियोलाइटिस है, वो वायरल निमोनिया हो सकता है, वो बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, मिस डायग्नोज हो या अंडर डायग्नोज हो या मिस ट्रीट हो तो वही आगे जाके लॉन्ग टर्म बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, एंड समटाइम इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इसलिए यस 1-2 दिन आप ट्राई कर सकते हैं, पैरास्टामोल दे सकते हैं, आप कोई नॉर्मल अक्रॉस द काउंटर का सिरप होता है वो दे लेते हैं, आप उनको ज़रा सर्दी से बचा लेते हैं, आप उनको जो है हॉट सूप्स दे सकते हैं, यखनी दे सकते हैं। यूजुअली रूल ऑफ थंब तो यही होता है कि भाई अगर 2 दिन में तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है तो ओके, अगर नहीं जा रही तो फौरन। बट याद रखें अगर तेज बुखार हो गया फौरन डॉक्टर के पास लेके प्लीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ओ बच्चे को हाँ वो मैंने चेक किया उसका 102 बुखार था तो हमने उसको दवाइयाँ दे के ना सेटल कर लिया। ओ भाई 102 बुखार का मतलब है कोई स्यापा चल रहा है, इन्फेक्शन चल रही है, फौरन डॉक्टर के पास लेके जाए। ये याद रखिए कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत बहुत कीमती इमानत है। मैं हमेशा बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने औलाद दी है और मैं उस औलाद की निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाली और मैं एक एक लम्हे का शुक्र अदा करता हूँ, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी को पर्पस भी देता है, मीनिंग भी देता है, इम्पटस भी देता है, मोमेंटम भी देता है, दैट गिव्स यू सो मच एंड यू आर अ सॉर्ट ऑफ अ क्राफ्टिंग मेंटोर फॉर देम। कितनी ज़बरदस्त प्रिविलेज है जो अल्लाह ने आपको दे दिया है, एंड इट डजंट कम ऑन योर, यू हैव नो क्रेडिट फॉर दैट। तो डॉक्टर साहब फिर आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स? मेरा यही पैगाम है जी कि नेपोलियन ने कहा था गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। कितनी बड़ी बात कह गई थी, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और हमारे तो यहाँ पर बता दिया गया है कि माँ के पाँव तले जन्नत है। क्यों है? क्योंकि बच्चे की निगहदाश्त एक बड़ा हमतन 24 घंटे एक मुकम्मल फरीज़ा भी है, ऑक्यूपेशन भी है, एंड इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। और मैं अमूमन जब आते हैं तो मैं उन सारे जो वालिदैन आते हैं मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, स्पेशली द मदर्स, बिकॉज दे आर टेकिंग इट वेरी पेशेंटली एंड वेरी स्माइलिंगली विद ग्रेस। सो यस, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इट इज़ ऑल वर्थ इट। जब यही बच्चे आगे जाके परफॉर्म करते हैं, दे कम टू योर लेवल, तो हमें ऐसे नहीं कहा गया कि अल्लाह मेरे इन बच्चों को, मेरे अज़वाज को, मेरे औलाद को मेरे लिए आँखों की ठंडक और दिल का चैन बना। ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इससे बड़ी कोई, और ये रिस्क की है जो आप कहते हैं, रिस्क इज़ नॉट ओनली द मनी, रिस्क के अंदर इन सारी तमानियत और आफियत की सारी बातों को शामिल किया गया। सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मदर, एज फादर, एज अ गिफ्ट, एज अ प्रिविलेज, एज अ वेरी वेरी स्पेशल ऑनर, and do your best and enjoy it and you will love it. Thank you so much डॉक्टर साहब, bless you. आपको वैसे डॉक्टर से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। मैं आपको बार-बार समझाती हूँ, आप बात नहीं सुनते। नहीं, ये दिल की बात है। मैं खुद ही आपका YouTube चैनल बना के ना इन्हीं क्लिप्स को लगाना शुरू कर दूँ। बड़ा मशहूर हूँ कि एक मौका देते हैं इस इम्पोर्टेंट फोरम से, किसी को कुछ भी इंस्पायरेशन हो जाए तो दैट इज़ अ ह्यूज डिविडेंड।
भाई हमारी तो ज़िंदगी आपने बदल दिया जिस दिन से आप नहीं, आए। नहीं, बड़ी वो मेहरबानी। मेरा और किसी दिन व्यूअर्स आपको बताऊंगे कि डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात कैसी हुई थी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि उस वक्त मैं बड़े टफ टाइम से गुजरी थी, बल्कि बता ही देती हूँ जल्दी से। आई वॉज 6-7 मंथ्स प्रेगनेंट हसन के साथ, और हमज़ा को हो गया टाइफाइड। फैसल पेरिस में थे, उनका कोई केस था, और मैं बिल्कुल अकेली। अच्छा, मामा भी नहीं थी, कुछ इस टाइप का मामला हुआ कि मैं लिटरली अकेली थी, और हमज़ा बीमार, 102-103 बुखार। और इस मामले के दौरान मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, उनको जब पता चला कि मेरी सिचुएशन क्या है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी बात है किसी के मुश्किल वक्त में किसी का साथ देना। सारी 2 दिन मुझे रात को भी हमज़ा को जाके हॉस्पिटल में ड्रिप्स वगैरह लगवानी पड़ी। डॉक्टर साहब हर मौके पे, जब इनकी नहीं भी ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो जाके सिर्फ ड्रिप लगवानी थी, डॉक्टर साहब जब तक मैं हॉस्पिटल से घर के लिए नहीं निकलती थी मेरे साथ रहते थे। और ये मेरे साथ नहीं, अपने हर पेशेंट के साथ करते हैं। और इसीलिए व्यूअर्स दिल से इनके लिए दुआ निकलती है, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, इन्हें सेहत दे, इनको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, और इनके बच्चे, इनके आंखों की ठंडक, इनके दिल का सुकून बने। आमीन। थैंक यू वेरी Thank मच। you, डॉक्टर साहब। बाकी ये बच्चे बड़े कीमती होते हैं, ट्रू और सबके बच्चे सबके साझे हैं, ट्रू। याद रखिए। अब ये अगर सब समझ लें तो क्या ही बात है। खैर व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब जा रहे पिज्ज़ा बनाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पिज़्ज़ा हम सब की एक फेवरेट चीज़ है, बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। तो हमने सोचा कि शेफ़ नदीम चीमा एंड शेफ़ जमील चीमा को बुलाते हैं। द चीमा ब्रदर्स आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई भाइयों, आज आप क्या बनाना सिखा रहे हैं? क्योंकि हमारा आज ये जो मैं बार बार बात सुबह से कह रही हूँ कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ज़ात का ख्याल रखें। हर चीज़ घर पे तैयार की जा सकती है। यस यस। एक हेल्दी लिविंग की तरफ जाएं। ऑब्वियसली बंदा आउटिंग शाउटिंग पे जाता है तो अच्छी साफ़ सुथरे काम करने वाले लोगों के पास जाएं, आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं जाते, अफोर्ड नहीं करते, तो सालन से एक्चुअली सस्ता ही पड़ जाता है पिज़्ज़ा बनाना, राइट? यस टेक्निकली घर में जो हम हांडियाँ इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो एक्चुअली पिज़्ज़ाज वगैरह घर में ही सस्ते में बन जाते हैं। यस। तो आज क्या क्या बना रहे हैं आप? जी आज पिज़्ज़ा बनाएंगे, और जो कि सारा पिज़्ज़ा होममेड होगा। तो उसमें हम आज एक तो टोटीला भी बनाएंगे, बिहारी रोल, और उसकी सारी टॉपिंग हमारे पास पहले से मौजूद है। तो बताएं हमें क्या क्या करना है। अच्छा, ईस्ट में जो है ना, हम 1 kg में डो डालेंगे। 1 kg मैदे में ईस्ट 3 टीस्पून, और सॉल्ट 3 टीस्पून, और शुगर 3 टीस्पून। ठीक है। तो इसको जो है ना हम 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, और 2 मिनट के बाद इसे छोड़ देंगे, और गूंद देंगे उसको। गूंद देंगे, इससे राइज होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद जो है ना इसकी हम साइज़ के मुताबिक जो है ना इसकी करेंगे, पेड़े करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं। और इसके ऊपर हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा, टोटीला ब्रेड इसके ऊपर। हाँ यस। अच्छा, अब उन्होंने आपको ब्रेड बनाने का भी तरीका बता दिया है। अगर आपने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाना है तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो जो लोग बहुत मोटी डो के साथ नहीं खाना चाहते हैं, टोर्टिलास आपको बहुत सस्ते से मार्केट में मिल जाते हैं, और पैकेट में 12 होते हैं, 8 या 12 होते हैं। तो बड़े आराम से पूरे घर का एक मील का आपका मामला निकल सकता है। इसके ऊपर फिर हम टमाटो केचप डालते हैं। इसके ऊपर स्पेशल सॉस डालेंगे, स्पेशल सॉस, और टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। मतलब टमाटो सॉस जो होता है, पिज़्ज़ा सॉस, जिसको पास्ता सॉस भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, और चिकन की 2-3 वैरायटी तैयार कर सकते हैं। तो पहले से हमारे पास जो है ना वो तैयार है चिकन। आपने पेपरोनी डालना है ऊपर, आपने ये पेपरोनी भी मार्केट में रेडी, मशरूम डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। और जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे उतना ही अच्छा है हेल्थ के लिए। ये हो गया। और बिहारी रोल कैसे बनेगा? बिहारी रोल जो है ना हम टोटीला ब्रेड के ऊपर बनाएंगे। ठीक है। और जी ये बताइए। टोटीला ब्रेड में डन। सो और वो भी हम वही चिकन जो आप जी, वही इसमें यूज चिकन, कर जी, वही सकते हैं, चिकन। वही आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। बस उसको थोड़ी सी स्मोक दे दे। यस। एंड उसके अंदर क्या क्या डलेगा? उसमें चिकन डलेगा, सॉस डलेगी, और पिकल डलेगी, और इसके ऊपर जो है लास्ट में हम डालेंगे चीज़ डालेंगे। अब देखें ना, यही अगर आप पिज़्ज़ास और ये बिहारी रोल्स बना लेते हैं, साथ में चिप्स फ्राई कर लेते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, केक भी होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो एक बड़ी अच्छी सी चीज़ हो जाती है। और बाहर से ऑर्डर करने से
घर में बेहतर है, घर में बेहतर है, बिल्कुल। चलिए अब आप अपना काम करें, हम आपको ऑनर, इसलिए ये चीज़ें आज ऑनर करके दिखा रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जी घर पे भी पिज्जा बन जाते हैं, फिर आप लोग घूम के कहते हैं कि जी कैसे बन जाते हैं। लो जी हम आपको यहीं पे शवरमे भी बनाने सिखा रहे हैं, बिहारी रोल भी बनाने सिखा रहे हैं और पिज्ज़ाज भी बनाने सिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा सीखे हुए इंसान से हमारी गुफ्तगू होने वाली है। सीखे हुए से मुराद ये कि बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह, PhD इन्होंने की हुई है और PhD के दौरान इनका नाम जो है वो टॉप 2% साइंटिस्ट में आया और आई थिंक उनमें से बनने वाले ये पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह। सो एक बहुत बड़ी बात। उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा आपने साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स जो हैं वो तसनीफ़ यानी कि पब्लिश किए हैं और नैनो टेक्नोलॉजी में 9 किताबों के एडिटर की हैसियत से भी इन्होंने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं। इसके अलावा मनीशियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग साइंटिस्ट भी हैं एंड इनकी तहकीकी सलाहियतों की वजह से इन्होंने दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट अवैस अहमद हरल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। मतलब देखें, नो डाउट पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स आर वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, बट वो जो 2% की ब्रैकेट के अंदर टू बिकम द फर्स्ट साइंटिस्ट बहुत बड़ी बात है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए जी, कहानी जितने भी रिसर्चर्स हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका स्टार्टअप जो होता है वो उनकी एजुकेशन लाइफ होती है। उनका एक एम्बिशन होता है दैट वी हैव टू मूव इन अ सर्कल जो कि हमें एक एक्नॉलेजमेंट दे सके, एक अप्रिसिएशन दे सके। सही। सो मेरा जो BS था, ग्रेजुएशन था, वो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से था और ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैंने रिसर्च की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट रैदर देन अदर्स। लाइक जितने भी मेरे कोलीग्स थे वो उस वक्त इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स कर रहे थे या एज अ केमिस्ट किसी जगह पे जॉब कर रहे थे, बट मैंने प्रेफर दिया रिसर्च को क्योंकि उस वक्त एक मेंटर थे मेरे, डॉक्टर इकराम अहमद, जो कि सऊदीया से PhD करके आए थे। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का वो क्या कहते हैं एंथोस्टिक दिलाया कि यू हैव टू डू इट, आप ये कर सकते हैं। फिर उस सफ़र में मेरे साथ डॉक्टर खालिद महमूद ज़िया भी थे जो मेरे ग्रेजुएशन के सुपरवाइज़र थे, उन्होंने हेल्प आउट किया। उसके बाद वो एक सिलसिला चलता रहा और 2018 में हम एक रिसर्च पेपर को पब्लिश करने में कामयाब हो चुके थे। आप बहुत आगे निकल गए हैं। मैं तो आपकी बचपन की कहानी जानना चाहती हूँ। कहाँ बड़े हुए, क्या हुआ, पेरेंट्स का क्या रिस्पांस था, किस किस्म के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो? क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो लोग बहुत बड़ा नाम कमाते हैं वो बड़े किसी अमीर और बहुत ही कोई रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप अपनी स्टोरी वो वाली भी बताएं। अगर मैं वो बैकग्राउंड बताऊँ तो हम एवरेज मिडिल क्लास से भी डाउन थे। अच्छा जी। और मेरे जो फादर थे ही इज़ डाइड राइट नाउ, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में बेसिक एम्बिशन, आमीन, बेसिक एम्बिशन उनका था और वो एक ऐसा सेक्टर था, लेकिन यानी कि एक बाप कमा रहा है और 6 बच्चे ग्रो कर रहे हैं। अब्बू क्या करते थे? अब्बू की क्या? वो वापडा में थे एज अ मीटर इंस्पेक्टर। एक सिंपल सी जॉब थी और 6 बच्चे थे जिनको पढ़ाना था, एजुकेशन देनी थी। सो हमारा ताल्लुक एक गांव से ही था डेफिनेटली, तो थोड़ी बहुत ज़मीनें होती हैं डेफिनेटली, वो उनकी बेस पे आप ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन वो उस सैलरी में बच्चों को मैनेज करना और रोज़मर्रा की चीज़ों को मैनेज करना, इवन जब मैंने ये रिसर्च स्टार्ट की थी तो मैंने 6000 अबू से बड़ी मुश्किल से लिए थे दैट मैंने कुछ केमिकल्स परचेज़ करने। तो उस बेस पे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहे। एम्बिशन यही था कि यस कुछ ऐसा करें कि एट द एंड मेरे माँ बाप ये कह सकेंगे ये मेरा बेटा है, दे हैव टू बी प्राउड ऑन मी, कि वो ये कह सके कि इसने कुछ किया है, अगर हमने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है तो इसने कुछ किया है। अच्छा, रिसर्च पेपर्स कब लिखने शुरू किए फिर? वही आपको बता रहा हूँ कि 2018 में हमने पब्लिश कर लिया, लेकिन वो 2017 जब मेरा 3rd सेमेस्टर था, बच्चे अमूमन ग्रेजुएशन में रिसर्च नहीं करते लेकिन मैंने की, तो 2017 में मैंने उसको स्टार्ट किया और 18 में पहला पेपर हमने पब्लिश कर लिया और उसके साथ साथ हमने पहली बुक का प्रपोजल इंग्लैंड से एक्सेप्ट करवा लिया था। और फिर वो इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लेते आए। फिर 2018 और 19 मेरा GC में ही गुजरा और ग्रेजुएशन हुई। 5-6 साल में आपने 100 से ज़्यादा पेपर पब्लिश कर लिए। जी, वाओ। और बाय द वे पेपर ये नहीं होता कि आपने लिखा और आपने पब्लिश किया, वो साइंटिफिक सोसाइटीज़ ने एक्सेप्ट करना होता है और फिर वो पब्लिश करते हैं। ये नहीं है कि आपने खुद ही पब्लिश करके मार्केट में डाल दिया। इट्स नॉट लाइक ये बड़ी एक मतलब आपकी रिसर्च को फिर वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये बात ठीक कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे। तो ये बड़ा एक लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड अमल होता है। जी, फिर हमने 2019 से 2021 में मेरा मास्टर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से था यहाँ, अब देखिए बात वही होती है कि अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए और बैक सपोर्ट हो
जो आपको और ज़्यादा इंथॉस्टिक कर दे, और ज़्यादा आपको डिफेंडिव वे में लेके चले, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को जनरेट कर दे। सो 2019 से 21 में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था। यहाँ पे जो मेरे मेंटर थे डॉक्टर परवेज़ थे, डॉक्टर उमर यूनस थे, डॉक्टर आरिफ नज़ीर थे, और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे वो इस लेवल में, कॉन्फिडेंस लेवल में मेरे साथ पैचअप हो गए कि यस ये बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा। तो उन्होंने मुझे इस हद तक सपोर्ट किया। फिर एक केमिकल कंपनी थी जो सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ वाले थे, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया मेरे साथ। आहिस्ता आहिस्ता ये जर्नी स्टार्ट होती गई और बढ़ती गई, और फिर मैंने खुद मैरी क्यूरी फेलोशिप पे अप्लाई किया और मैं बाहर चला गया। तो जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना काम शुरू करते हैं और आप बाहर जाते हैं और आप चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, देन वी परफॉर्म देयर। लाइक मैं जब मेरा मास्टर ख़त्म हुआ था तब मेरे पास आई थिंक सो 25 पेपर्स पब्लिश थे, 25-26 पेपर पब्लिश थे और एक बुक पब्लिश थी। विद इन 2 years मैं 21 के एंड पे गया था, एंड इट्स नाउ 23 एंड, तो इट्स इंक्रीज्ड इन द वे ऑफ लाइक अब ये 102 हो गए माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अभी तक जो भी आपने रिसर्चेस किए हैं, सबसे ज़्यादा हैरान कौन या इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे साथ शेयर करेंगे? क्योंकि हर किसी की बात की तो शायद 8-10 प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी बात नहीं ख़त्म होगी। जी, अभी मैं अब आपको बताता हूँ जो हमारी 2 मेन रिसर्च थी, जो कि हम पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम था। एक था पोल्यूशन, बिल्कुल, दूसरी लोड शेडिंग। तो हमने जो फर्स्ट वर्क किया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा था, वो था चंबेली के फूल से पानी को साफ़ करना। लाइक जैस्मिन फ्लावर को ले लें, उसके साथ आप नैनो मटीरियल्स बनाएं और उससे पानी को साफ़ करें। हमने नैनो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके पानी को साफ़ करने का मेथड डेवलप किया। वाओ। दूसरा ये था कि हमने बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज और सुपर कैपेसिटर्स को बनाना शुरू कर दिया, जो कि रिसाइकलेबल हैं, जो ख़राब नहीं होंगे और जिनका लाइफ साइकिल ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बैटरी लंबी नहीं चलती, साल 1.5 साल के बाद। और ये प्रोजेक्ट फिर हमने स्पेन में किया था, और फिर ई-ट्रॉन जो इस वक्त कार लॉन्च हुई है उनके साथ हमारा पार्टनरशिप भी है इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, कि हम एक्वस हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर बनाएंगे, हम लिथियम आयन बैटरीज, सोडियम आयन बैटरीज, पोटाशियम बैटरीज। इसके एवज सस्ती ई-ट्रॉन मिल सकती है? नहीं। अच्छा ओके, मैंने कहा जरा इधर अपना भी पूछने की कोशिश करें। 80% डिस्काउंट पे आपको ई-ट्रॉन मिल जाएगी अगर आप इनको जानते हैं तो। अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, देखिए आपने जो किया वो बहुत ब्रिलियंट है। मैं चाहती थी कि व्यूअर्स से आपकी मुलाकात भी हो, और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे अक्सर जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो बेटा पढ़ो, तो कहते हैं, और अक्सर ये जवाब मुझे आता है कि आप ही पढ़ भी ले तो गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है, पढ़ लिख के भी हमने नॉर्मल नौकरियाँ ही करनी है, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर पीएन के लेवल हमने आगे जाना है, पीएन के लेवल से आगे नहीं जाना। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इंस्पायर करें। अब देखिए हमारे यहाँ हम बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि हमें क्विक मनी आए, आज काम करें और आज हम $1 मिलियन में खेल रहे हों। ऐसे नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जो एक फील्ड है, नॉट ओनली रिसर्च, कोई भी फील्ड है, शोबिज़ है, एंटरटेनमेंट है, रिसर्च लाइफ है, या कोई और एजुकेशनल जॉब है, या कोई इंडस्ट्री है, जब तक आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, आप अपना आप उस पर नहीं मारेंगे, दे विल नॉट गिव यू बैक। वो कभी भी आपको वापस दे ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही रिसर्च है। जब मैंने स्टार्ट किया था वही खाली जेब, वही ख्वाहिशात जिनका कोई मोल नहीं था, बस ये था कि शायद पूरी हो जाएं। एंड राइट नाउ इफ़ आई कैन accumulate myself that I am earning more than a businessman। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आपकी इनोवेशन, वो सारा उसको लायामल उसको लेके चल रहा होता है, और उसी बेस पे आप फिर अपनी अर्निंग को और ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम वही है कि यू हैव टू गिव टाइम, आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करना है। सैक्रिफाइस की जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं अब आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ब्रिलियंट यंग मैन से जो बहुत ही छोटे हैं। अच्छा। उनकी मदर के साथ, जैसे कि जो आप बात कह रहे हैं कि अगर राइट किस्म की सपोर्ट मिले, मेहनत की इंसान के अंदर एक डिज़ायर पैदा हो, तो एक 14 माह का बच्चा भी अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। बेशक। तो उनसे अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात कराई अवैस अहमद से, अ ब्रिलियंट यंग मैन, प्रोफेसर है प्रॉपर, यंग मैन नहीं सिर्फ हम इनको कह सकते हैं, अब तो रिसर्चर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट माशाल्लाह। देन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है उस यंग मैन ने जिनकी हम बात कर रहे थे आपसे पहले भी। ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट अकम्पलिश्ड यंग मैन। यंग क्या, इतने यंग के हम तो बच्चे हैं, हम 4 साल के हैं माशाल्लाह से।
आईक्यू के लेवल से बात करें तो किसी साइंटिस्ट से इनका लेवल कम नहीं है। पाकिस्तान के सबसे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 26 आई थिंक इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उसके साथ साथ एक बेहतरीन स्विमर भी हैं और उससे रिलेटेड भी इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं और मेडल्स जीते हैं। मुख्तलिफ ज़बान में भी बात कर लेते हैं और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी अवार्ड मिला है। सो हमारे साथ है इनकी मदर सैयदा उम्मे आलीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद आयात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम फाइन। यू आर फाइन, ओके। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर असलम ने। आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर और यूट्यूबर हैं, इसके साथ साथ रिसर्चर भी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने एक इन्वेंशन की है जिससे रिलेटेड आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, आज इन ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को बुलाने का रीज़न ये है कि जब लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में ये ब्रिलियंट एसेट्स हैं जिनको ना तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना ही निगेट कर सकते हैं, और हमें अपने मुल्क में ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है ताकि ये ब्रिलियंट एसेट्स जो हैं हमें छोड़ के कहीं और ना चले जाएं। होता यह है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ अपने मुल्क में नहीं मिलती तो फिर इंसान ऑब्वियसली अपने काम, अपनी रिसर्च, अपनी ब्रिलियंस, अपनी अचीवमेंट्स को किसी और जगह लेके चला जाता है। सो ये वो लोग हैं जिनके अंदर हमें एज अ नेशन इन्वेस्ट करना चाहिए। चले शुरू करते हैं बात आपसे। अलीन साहिबा, उम्मे अलीन, ये बताइए कि आयात की जर्नी 14 माह पे शुरू हुई। जी बिल्कुल। कैसे? पहले तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इसका आईक्यू हाई है। ये वो चीज़ें ऑब्जर्व करता था जो मतलब हम गुज़रते गुज़रते चीज़ों को, जैसे बड़े बेटे को मैं कुछ सिखा रही हूँ तो ये सीखना शुरू हो जाता था। तो 4 मंथ में इसने जब इसने व्हील्स ऑन द बस पे परफॉर्म किया, या इसकी माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी हुए, तो हमारे लिए हैरत की बात थी। और इस जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि मेरे जो है यहाँ से राइट साइड पे पैरालिसिस हो गया था, फेस पे सारा, और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ना इसको अबॉर्ट करा दें बिकॉज़ आप ऑलरेडी एंटी डिप्रेसेंट पे हैं, ऑलरेडी स्टीरॉइड्स पे हैं, तो ये सही नहीं है। यंग एज पे आपको? बिल्कुल, मेरे एकदम से मतलब स्ट्रोक हुआ था बेसिकली? नहीं, इन्फेक्शन था, तो बस एक डॉक्टर ने वो ऑपरेट करते हुए मेरी नर्व काट दी थी जिसकी वजह से वो पूरा फेस पैरालाइज कर गया। अब ठीक है? अब बेहतर है, बट ठीक नहीं है, बट पहले से बेहतर है। अल्लाह करम करेगा तो सब ठीक हो फिर ये जाएगा। जर्नी बड़ी मुश्किल में रही। फिर डॉक्टर्स ने, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, बेहतर है आप ना इस तरफ जाए, इतना बड़ा डिसीजन ना लें, हो सकता है मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो या कुछ इस तरह। लेकिन जब ये पैदा हुआ तो माशाल्लाह जो है ये सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने नवाजा। माशाल्लाह। खैर, सारे ही बच्चे आपको पता है प्यारे होते हैं और यूनिक होते हैं इन देयर ओन वे, और ये एक चीज़ हो जाती है कि जब एक ब्रिलियंट बच्चा घर में आ जाता है तो बाकी बच्चे थोड़ा सा फील करना शुरू हो जाते हैं। बट मुझे ये बताइए कि जब पहली दफ़ा आपने ये नोटिस किया तो फिर आपने कदम क्या उठाया, और क्या आपकी फैमिली में और ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनका आईक्यू लेवल इस तरह का है? जी बिल्कुल, जेनेटिकली मेरी जितनी फैमिली है, मतलब मेरी मदर की साइड पे, मेरे दादाबू की साइड पे, उनमें हर फैमिली में कोई एक बच्चा है जो गिफ्टेड है, जिसका आईक्यू स्लाइटली अबव है। तो ये मेरा चौथा बेटा है माशाल्लाह से। तो इसका ये है कि इसका आईक्यू जो है बाकियों से काफ़ी हाई है। सो देयर टोटल 4 चिल्ड्रन माशाल्लाह से? माशाल्लाह, एक ही डेथ हो गई, सो दे आर 3। सो सॉरी मेरी जान। तो बहुत सी ट्रेजेडीज फेस करते हुए अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपको दिया। अच्छा, तो मुझे भी बताइए कि ये पहला रिकॉर्ड जो है किस एज में बनाया है इन्होंने? ये 14 मंथ में इसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें इसने 283 जितने भी थे वो इसने ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज किए। हाँ जी। तो वो उन्होंने जो है वो 283 ऑब्जेक्ट 3 मिनट में रिकग्नाइज किए थे। तो पहला रिकॉर्ड ये हम था। 3 नहीं 283 मिनट में कर सकते रिकग्नाइज हो क्या बात है। और उसके बाद फिर इसकी जर्नी शुरू हुई। इसने इंडिया से, अभी रिसेंटली इसने कनाडा से 3 मेंबरी चैंपियनशिप इनको 2 डॉक्टरेट भी मिल चुके हैं, ऑनररी, राइट? जी बिल्कुल। तो हम फिर डॉक्टर कह सकते हैं। जी, ऑनररी डॉक्टर, तो वो इंडिया में इसको डॉक्टर कहा जाता है। जी बिल्कुल। सो माशाल्लाह, सो दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छा, मैं जरा थोड़ी सी चेकिंग कर लूं? जी बिल्कुल, आपकी इजाजत हो जी तो? बिल्कुल बिल्कुल। आयात, मैंने आपसे एक तो क्वेश्चन, मोहम्मद काम, मुझे ये बताइए कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हो बेटा? मोहम्मद, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक?
Spanish, Chinese. स्पेनिश चाइनीज। स्पेनिश एंड चाइनीज। चाइनीज में नंबर्स बता सकते हैं मुझे आप? मोहम्मद 10 तक। काउंटिंग चाइनीज में। Wait. यस ओके चलो फर्स्ट देन वी विल प्ले चेस। चेस इसका फेवरेट है जी। बिल्कुल। तो उसके और बाद ये भी एक जीनियस की इंडिकेशन है। ये सबसे ज़्यादा जीनियस गेम मानी जाती है इन यूरोप। और बाय द वे इससे आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इतनी बहुत होती ज़्यादा है, high होती इतनी है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है कि अब तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र पे चेस खिलानी शुरू खिलानी कर शुरू देनी कर चाहिए। देनी बट क्योंकि हमारे इधर रीजनल ऐसी गेम नहीं है ये, तो लोग उसको कराते नहीं है, बट इससे बहुत इन ज़्यादा यूरोपियन यूनियन देयर इज अ कंपटीशन ऑफ चेस। बिल्कुल। बहुत वर्ल्ड लेवल पे वो हो रहा होता है और उसका बहुत मिलियन डॉलर्स में प्राइस होता है। बिल्कुल। चाइनीज काउंटिंग मोहम्मद। काउंटिंग बताओगे जाना? यस चले। E, R, Sensa, Wulia, T, Padia, Sa, Isa, Arsa, Sensa, Wusa, Lia. नेक्स्ट। वेरी Good. गुड No, वेरी fine. गुड। जितना जी चाह रहा है उतना मेरी जान। हमने बच्चे को बुलाया है अपने गेस्ट के तौर पे, वो अभी हमारे आप सबकी इज्जत सर आंखों पे, वो जितने में कंफर्टेबल है उतने में। Thank हमें पता है हमारा बच्चा हाई अचीवर है, हमें उसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट व्यूअर्स को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। ये देखें जी हमारे प्यारे गुड्डे बच्चे के अवार्ड्स। बच्चा छोटा लग रहा है, अवार्ड्स बहुत से हर जगह लगे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अच्छा पुत्र, ये दिखाएं। स्पेनिश में मुझे बताओगे? यस है मूड? यस ओके चले जी। हॉर्स एंड फोल को हम स्पेनिश में क्या कहते हैं? पीछे मेरे पास लिखा हुआ है क्या What is कहते हैं? Caballo. क्या? Caballo. फुल सेंटेंस। Esta es caballo. वेल डन माय डार्लिंग, वेल डन। अच्छा अभी मैं मिक्स करके, गूस को क्या कहते हैं? Ganso. गंसो। एल कंसो, गंसो। गंसो। यस फुल सेंटेंस। Esta es ganso. वेल डन। एंड हाय मेरी फेवरेट, काउ एंड काफ। Esta es vaca. वेल डन जानी, वेल डन मेरा बेटा, मेरा शहजादा। ओके ये हैं पीरियोडिक टेबल्स राइट, जिनका मुझे कख नहीं पता बाय द वे, मैं भी हम और पीरियोडिक टेबल का कि ये हम फॉर्मूला इनको बताएंगे राइट। अच्छा पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं? कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118. 118 बिल्कुल सही मेरी जान। अच्छा अब मैं आपको एक दो दिखाऊंगी इसमें से फॉर्मूलाज, आपने मुझे बताना है, ठीक है मेरी जान? ओके ये क्या है? But ओके टेक इट। व्हाट इज दिस? silver. वेल डन माय डार्लिंग। दिस वन। Silicon. सिलिकॉन, वेल डन। एंड Vanadium. ऐसे देखने तो पहले ही मैंने बता देता कि कर रहा है मुंडा ठीक है। ये टाइम शेयर पे नहीं मिल सकता मुझे? कुछ अरसा आपके पास, कुछ अरसा मेरे पास, शायद हम सारे घर वाले इससे कुछ सीख लें। ये बहुत ये मेरे साथ, इवन अपने पापा के साथ ये अटैच नहीं है और मेरे साथ बहुत अटैच है ये माशाल्लाह वो से। मेरी जान नज़र आ रहा है, लाडू बच्चा है। बट खैर बच्चे तो सारे ही लाडले होते हैं। एंड मैं अभी मज़ीद आपकी तरफ वापस आऊँगी क्योंकि एक और नन्ना मुन्ना सा बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ, हमने उससे भी बात करनी है। अच्छा मुदस्सिर बेटा, आपने जो इन्वेंशन बनाई, मैं चाहूँगी आप उसे A to Z एक्सप्लेन करें कि आपने किया क्या। फर्स्टली मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। सो हमारे माइंड में प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की। फर्स्टली जो प्रॉब्लम है स्मोग है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो ये प्रॉब्लम माइंड में थी बट इसका सोल्यूशन हम ढूंढ नहीं थे पा रहे। और उधर यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार की तरफ रुझान था, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हर बंदा अगर इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या साइकिल बनाएगा एक्सक्यूज़ मी, तो उसके अलावा क्या करेगा? जी ऐसी है। सो हमने अब प्रॉब्लम तो माइंड में थी, अब सोचते थे जी पानी पी लें आपको। जी तो प्रॉब्लम तो थी माइंड में बट हम सोचते थे कि यार सोल्यूशन क्या निकालें। देन हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिसर्च स्टार्ट की और देन हमने ये रिसर्च की कि 8 मिलियन ट्रीज़ कट होते हैं पर ईयर वुडन पेंसिल को बनाने के लिए और 251 मिलियन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है पर ईयर। सो हमने क्या किया, हमने वुडन को रिप्लेस करके पेपर में कन्वर्ट कर दिया। अब पेपर भी तो जाहिर सी बात है लकड़ी से बनता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप फिर लकड़ी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम वो वाला पेपर यूज़ कर रहे हैं जो वेस्ट हो रहा है। अब लैंडफिल वेस्ट 100% है तो उसमें 26% वेस्ट मटेरियल पेपर है। हमने वो वेस्ट मटेरियल उठाया, पेपर को उसको रिसाइकिल किया और देन उससे पेंसिल बना दी। और थर्ड हमने क्या किया, टिप में सीड्स ऐड कर दिए। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन सीड्स को प्लांट कर सकते हैं और सीड्स
दैट इज अमेजिंग। अच्छा, सीड्स का आइडिया क्यों, वाई सीड्स? मतलब एक तो बात बिल्कुल आपने सही की कि ये जो रबर होता है ना हमारी उसके ऊपर पेंसिल के ऊपर नहीं यूज़ होता, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि मतलब वो बस एक मेरे ख्याल से डेकोरेशन के तौर पे ही लगा होता है, क्योंकि इरेजर और शार्पनर तो आप अलहदा से ही खरीदते हैं हमेशा। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बट हमने कहा कि वो सेपरेट से जब एक चीज़ मिल जाती है तो फिर हम क्यों उसको उस पर लगाएं टिप पे, क्योंकि उसका फ़ायदा भी नहीं है। सो हमने क्या किया कि यूनिक बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट को और सीड्स ऐड कर दी। अब सीड का फ़ायदा ये होगा, आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इनको प्लांट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड जरा आपसे पेंसिल आके व्यूअर्स को मैं दिखा भी सकूं। ये दिखाएं। क्यों मुझे पेंसिल इसलिए पिंक पकड़ाई है क्योंकि मैं लड़की हूँ? नहीं, वो शॉप की हुई है, ये शॉप नहीं थी। अब ये देखे ना, इस पेंसिल के टॉप पे सीड्स है, ये पेपर की बनी हुई पेंसिल है जो बाय द वे हल्की भी है। एग्जैक्टली, लाइट वेट है, हल्की भी। ये देखें, ये देखिए, ये सीड्स है ऊपर, ये नीचे पेंसिल है और वेट भी इसका रेगुलर पेंसिल से ज़्यादा लाइट है। जी, बहुत ज़्यादा लाइट है क्योंकि पेपर से बनी हुई है। तो अभी जो फुली ड्राई नहीं है, जब फुली ड्राई होगी इससे भी ज़्यादा ये लाइट। अब ये देखें ना, मैं इसे लिख भी रही हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल स्मूथ राइटिंग। ये देखें, नॉर्मली शो होती है। सॉरी, मुझे देखे ट्राई भी करना है ना। शो नो इशू। अच्छा, क्या इसे शार्प करने में कोई इशू होता है? नहीं, कोई इशू नहीं होता। नॉर्मल जिस तरह दूसरी पेंसिल शॉप होती है सेम वैसे शॉप होती है। मैंने ऊपर स्क्विगलिंग्स की हुई हैं और वो सारी की सारी जो हैं वो बड़ी कम। ये बहुत अच्छा कि आपने लिख लिया, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये सही से लिखती नहीं है, दूसरी पेंसिल की तरह अच्छी नहीं है। सो सेम दूसरी पेंसिल की तरह है, बस इसका ये है कि पाकिस्तान के लिए, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट है ये। लेकिन ये आप बड़े स्केल पे कैसे मैन्युफैक्चर करोगे? जी, इसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही पेंसिल इस्तेमाल हो तो आई डोंट थिंक कि व्यूअर्स भी रियलाइज करते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। उसके लिए तो हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट मिले कि वुडन पेंसिल को बंद करवा के हमारी पेपर पेंसिल जो है वो क्या है इसकी? 20 रुपीज़। क्योंकि और रेगुलर पेंसिल की क्या कॉस्ट? 25 और 30। तो ये है, सस्ती भी है? जी, सस्ती भी है, क्योंकि अब बेनिफिट तो है ही है और प्राइस में भी, कॉस्ट में भी जो है ना वो इफेक्टिव है दूसरी पेंसिल से। आई नो आपकी फीडबैक इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ब्रेक में आपको ही डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, देखिए, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है कि सर्कुलर इकोनॉमी कैसे मूव ऑन करती है आपके कंट्री की। बिल्कुल। अब सर्कुलर इकोनॉमी में आपकी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और आपकी रिसर्च टीम इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अगर आप यूरोप को देखते हैं, यूरोप में जितना भी रिसर्च वर्क है और जितना भी इनोवेशन है वो डिपेंड करता है रिसर्चर्स के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर। कैसे? जैसे कि बॉडी शॉप लॉन्च हुआ, लॉरियल लॉन्च हुआ, जितने भी ये सीरम हैं, टोनर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, हमने एस्कॉर्बिक एसिड लेना है, हमने ये लेना है, हमने साइक्लोपेंटानोन लेना है, ये वेस्ट से डेरिवेटिव बनता है और वो दिया जाता है। जितना भी आपका एग्रो वेस्ट है, आपका बायोमास वेस्ट है, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, हम इनको कॉन्सेप्ट देते हैं बायोमास वैलोराइजेशन। उसकी वैलोराइजेशन करके ये आपके सीरम और टोनर के डेरिवेटिव्स बनते हैं, वो इकट्ठे नहीं बनते। यानी कि इकट्ठा सीरम नहीं वो बना के देते, वो डेरिवेटिव बनाते हैं। फिर इंडस्ट्री उसके ऊपर वर्क करती है और उसको बाइंड करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। फिर उसकी जितनी कॉस्ट होती है वो उस हिसाब से उस चीज़ की भी कॉस्ट रखता है। जैसे कि अगर आपको पता है बॉडी शॉप के टी ट्री हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव, लॉरियल की प्रोडक्ट्स हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव। डिपेंड करता है कि अगर आपने इनोवेशन की तरफ आना है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसा कि ये आप अपने वेस्ट को रीयूज़ करके इस चीज़ में इनोवेटिव आइडिया में लॉन्च कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट कितनी, इसकी सर्कुलर इकोनॉमी पे क्या बेनिफिट। बट आप ये देखें ना, अब अल्टीमेटली अब बड़े सेंसिबल अंदाज में इन्होंने एक चीज़, और अभी तो ये हमें वो कॉस्ट बता रहे हैं जो इनकी अपनी है, जो इनकी अपनी है। जब आप बड़े स्केल पे बनाएंगे तो उससे भी कम हो जाएगी। अगर 20 रुपए की अभी आपको पड़ी है, जब आप इसको किसी फैक्ट्री या किसी ऐसी जगह पे बनाएंगे तो ये तो 10 रुपए पे आ जाएगी, 10 नहीं तो चलो 15 पे तो आ जाएगी। तो वैसे कह रही हूँ कि चले 15 पे आ जाएगी, तो ये कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये मैंने हाथ से बनाई है, प्रोटोटाइप है। अभी ये प्रोटोटाइप है, अभी इसको पूरा वो शेपिंग और टेम्पलेट में लाना। जी, मैंने सारी हाथ से बनाई है, ये देख लें आपके सामने है। नॉर्मल सीड्स कौन-कौन से इसमें डाल सकते हैं? सीड्स जो भी छोटे साइज में सीड्स अवेलेबल होते हैं ना, वो चाहे जिस चीज़ की मर्जी है वो डाल सकते हैं, क्योंकि जो सीड्स की लाइफ होती है ना, पेंसिल की पूरी कॉस्ट है सीड मिला के। जी, पूरी कॉस्ट है सीड्स मिला के। मैंने कहा वो भी चेक कर लो ना कि वो सेपरेट ना। नहीं, इसके सेपरेट नहीं। सो आप अपनी मर्जी का, द पॉइंट इज, देखें व्यूअर्स,
कितनी एक ब्रिलियंट एक्टिविटी है। हम हमेशा शो पे कहते हैं कि बच्चों को कहें कि दरख्त लगाएं, बच्चों को कहें कि दरख्त चाहें, उनको हमने इस तरफ लेके आना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन ने सिर्फ दरख्त काटे हैं। अब लगाने का वक्त आ गया है, ना काटते तो हम इस जगह पे ना पहुंचते। ग्लोबल वार्मिंग अभी देखें, फॉग, स्मॉग, इसकी रीज़न हम खुद हैं। हम फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वो आदत बन चुकी है कि पानी की बोतल ली है, पी है, फेंक दी है, उसका इम्पैक्ट खुद पे कभी देखा ही नहीं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका मेरे ऊपर क्या है। बिल्कुल, ये स्मोक और ये सारी चीज़ें हम खुद लेके आए हैं, पोल्यूशन हमने खुद जनरेट की है, तभी हुआ है। कोई और एलियन तो नहीं आके वेस्ट कर गया। बिल्कुल, पोल्यूशन ऐसी है जो बात कर रहे हैं ये कि हम अब सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। हम जो कहते थे कि हमारे जो पीछे दादा पर दादा थे, उनके जो इन्वायरमेंट मिला, उनको जो प्रोडक्ट मिली, ठीक है, और वो काफ़ी हेल्दी थे, सो हमें वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। अब बल्कि इससे भी बुरा इन्वायरमेंट आगे जाएगा। तो हम इस प्रोडक्ट के थ्रू हम तो ये चाहते हैं, हमारा ये स्टेप है कि आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको इससे बेहतर इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल, तो उसके लिए हमने स्टेप उठाया है। तो हम इंशाल्लाह इसको रेकमेंड कि ये उसके ऊपर टैनिंग करें प्लास्टिक की भी। उसकी बेटरमेंट ये होगी कि आपका प्लास्टिक वेस्ट भी किसी तरह कवर हो जाएगा, जो कि हमारा कवर ही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली प्लास्टिक है जो कि हमने ये सोचा हुआ है खुद से कि भी हम इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग करेंगे, जिस पे डिजाइन डिफरेंट बनाएंगे, बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे। यूज दैट प्लास्टिक जो कि वेस्ट पे पड़ा है। बट कैन वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये इन इटसेल्फ इतनी एक खूबसूरत चीज है। हाँ, सही है कि और देखे ना, उसकी एक लुक भी बड़ी वो फील वो आती है। अच्छा चले, आई वांट टू गो बैक टू नन्ना मुन्ना, वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, वेल डन। देखिए यही तो बात है, यही तो इनोवेशन आती है। एक बंदे ने एक चीज़ की, हमें अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि भाई आपने इलेक्ट्रिकल कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा एक ही डगर निकल जाएगा। तो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी बहुत से मसाइल हैं, हर बंदा डिफरेंट चीज़ों पर काम करे तो बेहतर है। ऐसे ही है। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए, आप बनना क्या चाह रहे हैं मिस्टर? I will gonna be a scientist. You're going to be a scientist? मामा को क्यों देख रहे हो? मामा ने कहा है या खुद बनना है? ये घर में साइंस एक्सपेरिमेंट करता है, इसकी प्रॉपर लैब है जिसमें माइक्रोस्कोप भी है, जिसमें प्रॉपर केमिकल्स हैं, उनके साथ ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए अलीन, आपसे एज अ मदर मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ, जी जी, एक बच्चा जो न्यूरोलॉजिकली दूसरे बच्चों से बहुत हाई लेवल पे हो, उस बच्चे के साथ डील करना कितना टफ होता है? बच्चे के साथ और डील करना क्या चीज़ें आप करती हैं ताकि जिनको लगता है कि उनके बच्चे नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, तो मुझे वर्ड ही नहीं पसंद क्योंकि कोई भी नॉर्मल नहीं है, हम सारे यूनिक हैं, लेकिन जो बच्चा एक डिफरेंट लेवल पे है उसके साथ डील करना क्या तरीका है? क्योंकि देखिए आपको देख के शायद बहुत से लोग जो अपने बच्चों को बस कह रहे हैं कि हम असी की करें, हमें क्या पता हम क्या करें, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये है कि मेरे माशाल्लाह से, जैसे मैंने बताया कि तीनों बच्चे हैं और मैंने कभी तीनों को फोर्स नहीं किया कुछ भी करने को। मेरा बड़ा बेटा जो है वो स्पोर्ट्स में वो नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलता है स्केटिंग में, तो हमने कभी उसे ये नहीं कहा कि तुम पढ़ाई में आगे जाओ, ठीक है, वो 70% ले रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। इनके खानदान का ना खून लेके उसका कोई प्लाज्मा बना के ना हम सबको इंजेक्ट करना। आई वाज थिंकिंग कि मे बी ये हमारी जॉब ना ले जाए जो साइंटिस्ट कह रहा है, मुझे वही लग रहा है। बाय द वे, तो आप दोनों अपनी खैर बनाए इस वक्त। हाँ जी, तो उसमें मुझे इसके साथ डील करना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे सोसाइटी के साथ उसकी एक्सेप्टेंस के लिए लड़ना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इसका मेंटल एज इज़ 8 इयर्स, जो 3.5 साल में साइकोलॉजिस्ट ने असेस किया और उन्होंने कहा कि ये उस टाइम 3 साल 5 माह का था और इसकी मेंटल एज 8 साल की थी। तो अब क्योंकि अब जिस छोटे जिस्म में बड़ा दिमाग है, और देखे ना, बट दिमाग आपका बड़ा है इंटेलेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के जितने स्कूल्स हैं, ये गया इसने, बल्कि अभी रिसेंटली एक स्कूल में गिफ्टेड बच्चों के लिए नहीं है स्कूल ही नहीं है यहाँ पे, तो जो सबसे बड़ा है। और फिर ये है कि ये छोटे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता, बड़े बच्चे इसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि ये छोटा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये ऑन गोइंग एक मसला है जिसमें मुझे हर टाइम इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जिसमें मुझे इसकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कामयाब इंसान तभी बनेगा जब ये खुशहाल इंसान होगा। क्योंकि इन रिकॉर्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं अगर मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, या मैं इसकी अपब्रिंगिंग ये सोच के करती हूँ कि आज से जब 45 या 50 साल बाद मैं इसके साथ खड़ी नहीं होंगी
तो मेरा बच्चा किन चैलेंजेस को फेस करेगा। मेरा मोटिव बिल्कुल ये नहीं है कि मेरा बच्चा कोई बहुत पैसे कमाए या मेरा बच्चा बहुत सर्टिफिकेशंस लेके आए, ये अल्लाह की देन है, दैट्स वी आर ब्लेस्ड। लेकिन उसमें ये है कि अगर मैं इसको मैं हमेशा उस रूम में लेके जाती हूँ जो उनसे भरा हुआ है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा ये मट्टी है, ये कचरा है सर्टिफिकेट, अगर तुमसे किसी को दुख पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बात है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे और हमारे इस यंग मैन के लिए और मौके क्रिएट हों, बिकॉज वही एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हमारी सोसाइटी की कि देखिए ऑब्वियसली जहाँ पे हेल्थ सिस्टम को हमने ठीक करना है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो फिर इस किस्म के स्कूल्स और चीज़ें बनेंगे। बट अल्लाह करे कि जल्द ऐसा हो। और आप तीनों हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल वंडरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं। ये फोरम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जब भी कोई नई बात, कोई नई चीज़, कोई नई इंट्रीग आपके जहन में आए, ज़रूर प्रोग्राम पे आएँ और हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, यू गाइस आर ऑसम। थैंक यू। ये है प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ये लोग हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो अपने अपने लेवल पे किसी न किसी तरीके से हमारे मुल्क का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। और इन्हीं लोगों के साथ हमें खड़ा होना है और इनकी सपोर्ट करनी है। और जो इनके मिशंस हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद इनको कामयाबी दे, इनको सेहत दे। लेकिन सबसे जो दुख भरी बात होती है वो ये होती है कि पूरे ममालिक ने इसको रिकग्नाइज़ किया, मिनिस्ट्री की तरफ से इसको तमगा इम्तियाज़ के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन जब लेटर आ गया वी वर वेरी हैप्पी कि अब हम फ़ख्र से अपने बेटे को कहेंगे कि पाकिस्तान का नाम है। तो बस थोड़ा सा एज लिमिटेशन आ जाती है कि एज छोटी है, तो थोड़ा सा और बड़ा होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको ज़रूर वो देंगे। तो बस यही दुआ है कि हमेशा इसके लिए दुआ गो रहे सब इसकी सेहत के लिए, क्योंकि नज़र और इन चीज़ों के लिए हमें डर रहता है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइस। जी पिज्ज़ा कॉर्नर एंड बिहारी कॉर्नर में क्या सीन है? जी ऐसा ये ओके हो चुका है हमारा बिहारी रोल भी और सिंपल रोल भी। और क्राउन क्रस्ट जो है ना मार्केट में काफ़ी फेम है, तो क्राउन क्रस्ट भी तैयार हो चुका है और हमारा जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था जो ब्रेकफास्ट में तैयार कर सकते हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और आपके एंड पे क्या सिचुएशन है? हमारा शवरमा प्लेटेड भी तैयार है जैसे कि आपने कहा था। हमारा तो खैर शवरमा नहीं है, चिकन का शवरमा है, लेकिन चलो कहती हो तो मान लेती हूँ। हमारा हमने खाना है ना। अच्छा खुद ही बना के खुद ही खाना है, अच्छी बात है। आपको हम एक निवाला नहीं देंगे। मैंने ब्रेक में जाके बाय द वे चेक कर लिया था, बहुत ही मजे का है। एंड द रेड सॉस इज ऑसम। थैंक यू। एंड द तहीनी सॉस दैट यू आल्सो मेड इज ऑसम। थैंक यू। खैर ये था हमारा आज का शो। व्यूअर्स, हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी में ब्रिलियंट आज हमारे शो का हिस्सा बना। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।